खबर कोटा से हैं। आज रामगंज से विधायक राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर विनोबा भावे नगर स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे। शिक्षा मंत्री का यहां पर कस्बे निवासियों ने पगड़ी पहनाकर गुलदस्ता भेंट किया और जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही फ्यूजन कोचिंग संस्थान द्वारा और कृष्णा कंप्यूटर क्लासेस द्वारा स्वागत किया गया। विद्यालय पहुंचने पर पहले मंत्रोच्चारण और विधि अनुसार पूजा अर्चना की गई, जिसमें प्रधानाचार्य प्रियंका चौधरी और अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। पूजा समाप्ति के बाद शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने भूमि पर गेंती चलाकर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री का स्वागत किया गया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छात्रों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है। शिक्षा मंत्री ने कमरा निर्माण के लिए करीब 70 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसके साथ फर्नीचर देने के लिए और आधुनिक शौचालय बनाने के लिए भी कहा। मदन दिलावर ने कहा कि अगर कोई अध्यापक स्कूल में देर से आता है तो गांव वालों को पूछने का पूरा अधिकार है। अगर कोई अध्यापक पढ़ाई के प्रति संवेदनशील नहीं है तो कस्बा थाना तैयार है, पोस्टिंग वहीं हो जाएगी। साथ ही लोगों को पॉलिथीन के प्रतिबंध के लिए भी जागरूक किया। विद्यालय में अच्छे अंक अर्जित करने वाली 3 बालिकाओं को टैबलेट भी वितरित किए गए। साथ ही विद्यालय स्टाफ को साफ सफाई रखने के लिए भी निर्देश दिए। विशिष्ट अतिथि में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, रूपेश कुमार एडीपीसी, के शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी, प्रधानाचार्य प्रियंका चौधरी और शिक्षा मंत्री के गुरु भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती पूजा के साथ हुई। इसके बाद बालिकाओं ने नृत्य की प्रस्तुति भी दी। भूमि पूजन कार्यक्रम में विधायक प्रतिनिधि मुकुट बिहारी राठौड़, मथुरालाल सुमन, प्रहलाद गौतम, प्रभुलाल साकेवाल, मोहनलाल पारिता, जसवंत सिंह हाड़ा, मेहता सिंह, रामपाल नागर, राम लखन नागर, कमलेश जैन, पवन पारिता, अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विनोबा भावे नगर कोटा से न्यूज भारत 24 रिपोर्टर चैतन्य कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। प्रथम मां शारदी को नमन। मैं प्रियंका चौधरी, प्राचार्य स्थानीय विद्यालय। आज के कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति पर हमारे माननीय शिक्षा मंत्री श्री मदन जी दिलावर का समस्त विद्यालय परिवार एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हुए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय इस विद्यालय को प्रदान करके हमें गौरवान्वित किया। कार्यक्रम के क्षणों को विद्यालय सदैव याद रखेगा। आपने इस विद्यालय में कक्षों की कमी को समझा व समसा के माध्यम से हमें 2 कक्षा कक्ष, 1 लाइब्रेरी, 1 साइंस लैब का निर्माण व पुराने कक्षों की मरम्मत के लिए लगभग 7.5 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की। आप विद्यालय को भविष्य में भी इसी प्रकार सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। पुनः सभी अतिथि गणों का स्वागत व आभार जिन्होंने हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई। हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। और चक्र ये बता रहा है कदम कभी न रुकेगा। ऊंचा सदा रहेगा झंडा ऊंचा सदा। भारत माता की, भारत माता की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक बंधु, बहनों, मित्रों और छात्र छात्राओं और सभी पूज्य गुरुजन, भाइयों बहनों, मैं आपको आज सबको बधाई देता हूं क्योंकि आपके क्षेत्र में आज 58 लाख रुपए का कमरा और मरम्मत का काम का शिलान्यास हो रहा है। जब से ये विद्यालय बना होगा तब से कभी भी शायद इतनी बड़ी राशि इसमें खर्च नहीं हुई होगी। 58 लाख रुपए से लगभग 50 लाख रुपए के तो कमरों का निर्माण होगा और लगभग शेष से और जो पूर्व में बने हुए कमरे हैं उनकी मरम्मत होगी। इसलिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूं।
पहले वालों ने शिक्षा पर क्यों नहीं ध्यान दिया, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, पर इतना ही कह रहा हूं कि छात्रों का हित सरकार के लिए सर्वोपरि है और इसकी कीमत पर हम किसी से समझौता नहीं करते। मुझे आज खुशी है कि आप 3 बच्चों को टैबलेट, जिसको कंप्यूटर टाइप भी कर सकते हैं, वो दिया गया है। और विद्यार्थी भी अच्छा अध्ययन करते समय मानता हूं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि शायद यहां बच्चों के अनुपात में शिक्षक बहुत हैं। कितने हैं? ओ 17 है। चलो कर, ठीक है, अच्छी बात है। मुझे इस बात की खुशी है कि अब की बार राजस्थान सरकार का जो शिक्षा विभाग है और उन स्कूलों में पढ़ने वाले यानी पढ़ने वाली बालिका ने 600 नंबर में से 598 नंबर प्राप्त किया है और राजस्थान की माध्यमिक बोर्ड की परीक्षा को टॉप किया है। वो हालांकि अपने क्षेत्र की नहीं, लेकिन उसको मैं बधाई देता हूं, राजस्थान की बेटी है। मैंने ये बात इसलिए बताई है कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर निजी विद्यालयों से बेटर है। और बेटर से भी बेटर है इसलिए कह रहा हूं मैं, क्योंकि जो सरकारी विद्यालयों में जो पढ़ने आते हैं बच्चे, ये सामान्यतः गरीब परिवारों के होते हैं। इनको पढ़ने के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाएं नहीं होती। निजी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के पास सब प्रकार की सुख सुविधाएं होती है और वो पता नहीं फीस साल की 50,000 लेते हैं, 1 लाख लेते हैं, 25,000 लेते हैं, लेकिन यह बच्चों से कुछ नहीं लिया जाता, बल्कि बच्चों को ड्रेस भी निःशुल्क दी जाती है। भोजन करके नहीं आते हैं या भोजन करके आते हैं तब भी यहाँ मिड डे मील के नाम पर बहुत अच्छा भोजन कराया जाता है। मेरी बात सही है क्या? कराया जाता है? वाह वाह। और प्रोत्साहित करने के लिए इनको टेबलेट, साइकिल, वो दूर से आती है। यहाँ की बच्चा सोच रही है हमारी को तो नहीं मिली, तो दूर से आते उनके लिए दी जाती है। और फिर अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती है, अनेक प्रकार की छात्रवृत्तियां दी जाती है। इतना तो कोई देता नहीं ना, लेकिन राजस्थान सरकार है जो आप सबको देती है। फिर भी मेरे जैसे कुछ लोग निजी विद्यालयों में जाते हैं जो ठीक नहीं है। मैं सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले सभी लोगों को बधाई देता हूं। अब वो आकर के हमसे कहते हैं सरकारी विद्यालय में तो टेबलेट देते हो, साइकिल देते हो, छात्रवृत्ति देते हो, हमको भी तो दो। मैंने आ जाओ हमारे पाले में, आ जाओ हमारे पाले में, दे देंगे। तो मैं गणेश नगर वालों को बधाई देना चाहता हूं कि आपके इस क्षेत्र में एक सुंदर सी बिल्डिंग हो जाएगी भवन की, और उसके अतिरिक्त भी मैं घोषणा कर रहा हूं कि इस विद्यालय में 3.5 लाख रुपए का फर्नीचर देंगे। लेबोरेटरी में सामान 1 लाख रुपए के लाएंगे, ये भी मेरी घोषणा है। और एक बहुत अच्छा सुंदर सा शौचालय भी हम यहाँ 2 शौचालय बनाएंगे, तो मूत्रालय भी होगा, शौचालय भी होगा। वो आप सबकी बच्चियों के और बच्चों के काम आएंगे। ये बालिका, ये क्या बालिकाओं के काम आएंगे। तो मैं समझता हूं कि अब आपका विश्वविद्यालय में सारा खर्चा जो हम कर रहे हैं वो लगभग 62-63 लाख रुपए हो जाएगा। नहीं, 65, 63, 70 लाख हो जाएगा। 7 लाख रुपए के तो शौचालय बनेंगे, है ना? 7 लाख है ना? 7 लाख। और फिर ये 4.5 कितने हो गए? 11.5।
11.5 कितने होंगे? 70.5। चलो, यानी 70 लाख रुपए हम इस वर्ष इस विद्यालय में लगाने वाले हैं। पर इसमें पढ़ना अच्छा पड़ेगा भाई। फ्री में पढ़ा रहे तो हमारा क्या जाता, तो पढ़े ही नहीं हम। पढ़ना अच्छा पड़ेगा। हाँ, हमारे शिक्षकों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। ये शिक्षक बहुत निश्चिंत हैं। क्या अंतर आता है? 20 में तो 20 दे ही देते हैं, 80 में तो 13 ही लाना रहता है। इसलिए कह देते हैं हमारा तो रिजल्ट 100% रहा भाई साहब। 100% नहीं है। यदि 80 में से 40 नंबर से कम आए तो समझना फेल है, उसको हम रिजल्ट में नहीं गिनेंगे। और उस अध्यापक से पूछताछ होगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो हमारे इस हाड़ौती में कस्बा थाना गांव है, उधर भी बहुत सारे विद्यालय हैं, वो खाली रहते हैं। उनका वहाँ सब गांव वाले स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं कि साहब ऐसे अच्छे गुरुजी को भेजो जो 20 में से 20 तो दे देते हैं, लेकिन 80 में से 40 बच्चे नंबर नहीं ला पाते हैं। ऐसे लोगों का वहाँ कस्बा थाना में मैं कह दूंगा कि उनका पूरा स्वागत करें सब तरह से। सब अभी मैंने कहा था कुछ दिन पूर्व कि अपनी कक्षा में मोबाइल नहीं ले जाएंगे, फिर भी मैंने सुना है कुछ 1-2 जिद्दी हैं यहाँ ले जाते हैं। क्या नाम है जी उनका? नाम नहीं ले जाते? तो दूसरे विद्यालय का सुना होगा। तो फिर मैंने दूसरे विद्यालय का सुना होगा। अच्छा, अरे बहुत अच्छा, सब जमा कर लेती है। और हमने ये भी कहा है कि अब जो पढ़ाएंगे दिन भर उसका रिवीजन भी होगा। आगे ऑर्डर। तो एक दिन एक विषय का रिवीजन होगा, यानी 7 दिन में सभी विषयों का रिवीजन हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा उसके बारे में पूछताछ होगी, और ये उससे पता चल जाएगा कि आपने 7 दिन में क्या पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है उसके माँ बाप को बुलाएंगे, बुला करके कहेंगे तुम्हारी बेटी को समझा लो, ये पढ़ती है तो ठीक, नहीं तो इनको कहीं न कहीं जानवर चराने में लगा दो। तो आपसे मैं कह रहा हूं कि हमको जानवर नहीं चराने पड़े, हम बड़े इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईएएस ऑफिसर बने, आरएस ऑफिसर बने, बड़े वैज्ञानिक बने, प्रोफेसर बने, पायलट बने। इसलिए अच्छी शिक्षा लेना, खूब पढ़ना, और प्राइवेट स्कूलों से भी अधिक नंबर हमारे आए। जैसा मैंने अभी नाम एक बच्ची का नाम लिया था, उसको आए वैसे ही आपके आए, ये ध्यान करना। तो मानूंगा कि आपने जो सरकार जो आपके लिए पैसे धन लगा रही है वो सार्थक हो जाएगा। विद्यालय में मैं कोशिश करूंगा कि विद्यालय के टाइम होते ही स्कूल का गेट लग जाए, उसके बाद किसी को एंट्री नहीं। मैं कल एक व्हाट्सएप देख रहा था, एक बहन जी एक उस गांव के व्यक्ति से लड़ रही थी। गांव के व्यक्तियों ने आकर उसका 10 बजे या 9 बजे आई होगी। स्कूल कितने बजे का आपका? 7:30। 9-10 बजे गांव वालों ने गेट लगा दिया। वो हल्ला कर रहे थे, तुम कौन होते हो गेट लगाने वाले, तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो। तो ये तो नहीं चलेगा। जिस विद्यालय में गांव वो रहते मोहल्ले वाले या गांव का तो गांव वाले, उनको पूरा अधिकार है कि वो अध्यापकों से पूछताछ कर सके कि बहन जी भाई साहब आप लेट क्यों आ रहे हो। ये तो अधिकार उनको देना ही पड़ेगा। फिर ये बहाने भी नहीं चलेंगे, मुझे बच्चे को स्कूल को छोड़ के आना था, मेरे पति को कहीं जाना था तो पतिदेव को कहें कि 1 घंटा चले जाएं, जल्दी चले जाएं। पतिदेव को कहें जल्दी उठो, आज तुम्हें कहीं जाना है ना, मुझे भी स्कूल टाइम पे जाना है। तो ये चिंता करें, ये बहाने अदरवाइज तो नहीं चलेगा, है ना। तो फिर भी खैर हम कोशिश करेंगे कि आप कोशिश करेंगे कि आप समय पर आए। और कुछ विद्यालयों में देखता हूं
कि टीचर्स अपना जो भोजन का टिफिन लाती है वो प्लास्टिक के डिब्बे में लाती है, फिर उसमें भी पॉलीथीन की थैली में रख लेती है ताकि कहीं लीकेज हो जाए तो कपड़े खराब ना हो। ऐसा ही करते हैं ना? हाँ। नहीं करते कोई? बंद करा देखा है? ओ, मैं कोई उससे मुझे लाभ होने वाला नहीं है, लेकिन इन बच्चों को लाभ होने वाला है, आपको लाभ होने वाला है। गरम गरम जब सब्जी और रोटी हम लाते हैं और जो प्लास्टिक का होता है तो उसके कुछ न कुछ अंश भोजन में आ जाते हैं, उससे कैंसर की बीमारी होती है, उससे कैंसर की बीमारी होती है। कई बार मार्ट साहब कहते हैं अरे भैया थोड़ा चाय ले आना, तो दुकान पे जाता है पॉलीथीन की थैली में चाय भर के ले आता है। पॉलीथीन की थैली में चाय भर के लाओगे गुरुजी और बहन जी तो उससे भी आपको कैंसर होगा। तो जो अध्यापिकाएं प्लास्टिक के टिफिन में या पॉलीथीन की थैली में जो चाय लाते हैं तो जिनको चाय पिला रहे हैं उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, और वो जो खुद खा रहे हैं भोजन तो शायद वो उनके बच्चों से नाराज है, इसलिए जल्दी मरना चाहते हैं ताकि कैंसर हो जाए, मर जाए। मैं नहीं चाहता मेरे शिक्षक और शिक्षिकाएं अस्वस्थ रहें, मैं चाहता हूं स्वस्थ रहें, इसलिए इसका उपयोग न करें। पॉलीथीन की थैली में लाओगे तो क्या होगा? बाद में फेंक दोगे। हमारी माँ जो गौ माता इधर उधर से घूमने आएगी उसको खा जाएगी, 10-20 बार 50 बार खाएगी, फिर पेट में इतना पॉलीथीन हो जाएगा, मर जाएगी। वो मरती है तो जो उसका पाप किसको लगा? जिसने पॉलीथीन का उपयोग किया है। जो पॉलीथीन का उपयोग करता है वो गौ माता का हत्यारा है, यानी उसको हत्या का पाप लगता है। इसलिए मित्रों और भाई और बहनों, आप में से कौन कौन है जो आज के बाद किसी भी कीमत पर चाहे कुछ भी हो जाए हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। हाँ, जो करेंगे हम तो किसी की भी नहीं मानेंगे। पॉलीथीन तेरे बाप की थोड़ी है, हमारा पैसा लगता है, हम खाते हैं, तू थोड़ी मर रहा है। ऐसे कितने लोग हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करो तो हमको तो 2-4 ने हाथ नहीं खड़ा किया तो वो क्या थे? मानो थे कि नहीं थे? देखिए जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया था दोनों बार वो हाथ खड़ा करे। ओ जीजी भाई ता भी कह दियो, ता भी सब्जी ले भाई आओ जो मैं पॉलीथीन में लाओ छो मत लाजो था ना हमारा खंड का सोगंजे हैं काय करीजिए, थैले मत लाजो, थैला लेकर जाजो ना तो गाय की हत्या को पाप लागेगो। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, और इससे जो जहरीली गैसी निकलती है ना, कुछ लोग जला देते हैं, तो मीथेन जैसी गैसी निकलती है। यहाँ केमिस्ट्री का कौन है? अच्छा, केमिस्ट्री का कोई नहीं है। मीथेन जैसी गैसें निकलती जो हम सबको बीमार करने में सक्षम है, हमको मारने में सक्षम है। ट्राइएक्सिन निकलती है, 8-10 निकलती है, उसमें से मीथेन भी एक है। 8-10 गैसें निकलती है, उसमें से मीथेन भी एक है। तो वह सब जितनी भी गैसें निकलती है ना, वह सब हमको बीमार करने में सक्षम है, पर्याप्त है, इसलिए उसका उपयोग नहीं करना है। दूसरी बात बताऊं, हमारी नाली में घुस जाती है तो पानी का बहना बंद कर देती है, और जो पानी का बहना बंद होता है तो नाली से बाहर निकल के हमको गंदगी लगती है। फिर मदन दिलावर जाता जब कहते हैं देखो 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 ता तो यहाँ का एमएलए छो ना मगर पानी यहाँ आ रही है बड़ी से, तो बड़ा तो पॉलीथीन की उपयोग करिए रही मैंने थोड़ी की। तो सुनो, नाली बहती रहनी चाहिए, इसलिए पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना तो गंदगी होती है, और जब गंदगी जहां होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है वायुमंडल में तो फिर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, जो भी जहरीली गैस होती है वह भी हम सबको नुकसान करती है। और ये खेत में चली जाए तो जहां जहां ये खेत वहां उगेगा नहीं,
उग भी जाएगा तो ठीक प्रकार से उसका विकास नहीं होगा। इसलिए हम सब लोगों को भी भूखों मारने का काम में पॉलीथीन कर सकती है, प्लास्टिक कर सकता है। इसलिए हमारे किसानों को भी दुश्मन मत बनो तुम। उसका खाद्यान्न क्यों पैदा कराते इधर फेंक देते तुम। इसलिए ये हमारी पूरी तरह से दुश्मन है और न चाहते हुए भी 5 ग्राम पॉलीथीन रोज हमारे शरीर में जा रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 5 ग्राम। अब सोच लो, फिर कहते हैं जी हमारा भाई तो ऐसा था कि वो तो बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता था, गुटखा भी नहीं खाता था, फिर कैंसर कैसे हो गया है? कैंसर इसलिए हो गया कि तुमने वायुमंडल से जहरीली गैसें भी प्राप्त की और तुम्हारे शरीर में पॉलीथीन भी गया और इसलिए वो क्या हो गया? कैंसर हो गया। और नहीं तो हम गांव में जाते जो कहते हैं भाई साहब बेचारो काई भी नहीं करो, चाय भी नहीं पियो चाहिए तो, पर देखो कैंसर हो गया। और उन्होंने तो काई भी नहीं करियो हो, लेकिन थाना तो करियो जिको असर वहां को पड़ियो। इसलिए अपने घर वालों को बीमार करना चाहते हो, अपने भाई को, पति को, पिता को, मौसी को, मम्मी को बीमार करना चाहते हो, बच्चों को बीमार करना चाहते हो, तो पॉलीथीन का खूब उपयोग करो ताकि उसकी हत्या का दोष आपके ऊपर लग सके। कर लोगे ना? नहीं? तो मैं आप सब लोगों से प्रार्थना कर रहा हूं, आप विराजे हैं जो और स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं उनसे भी करना चाहता हूं। और 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान लॉन्च करेंगे और अभी से भी अपने विद्यालयों को देख ले। थोड़ा बहुत कम पढ़ा देगा तो माफ होगा, लेकिन किसी भी विद्यालय में मुझे गंदगी मिली, पॉलीथीन ही नहीं किसी भी प्रकार की गंदगी मिली तो भाई हम तो सहन नहीं करते हैं। चाहे वो टाइम पर आने वाला शिक्षक हो, चाहे वो अच्छा पढ़ाने वाला शिक्षक हो तो उसको गंदगी तो हम बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। ये हमारी गारंटी है। और हमने निर्देश दे दिए हैं सारे परिसर रोज साफ सुथरा रहे। अब एक मास्टर ने जो जो मरमा था कि कहता ना कहीं चपरासी थोड़ी दे रखे मांगते हैं, चपरासी तो न दे रखे बड़ा, तो फिर ऐसा ही रहोगे। कोई बात नहीं भाई जी, रहेगा तो रखो। मैंने मेरे उससे जो डायरेक्टर था साथ, मैंने कहा जी इसको वहाँ देखो कस्बा थाना में खाली एक नई जगह, उन्होंने कहा 3 खाली है तो भेज दो। वहाँ के लोग बहुत अच्छे लोग, वहाँ सफाई भी कर देते हैं और उनके मास्टरों के कपड़े वपड़े भी धो देते हैं और बहुत अच्छे रहते हैं। और क्या कहते हैं छाछ दही भी लाते हैं, सब्जियाँ भी घर से फ्री ला देते हैं। वहाँ अच्छा वातावरण है, तो वहाँ की तैयारी रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैं भी कह दूंगा भाई ये मास्टर साहब है या मास्टरनी जी है, इनकी ठीक सेवा करना, ध्यान रखना पूरा। तो मेरा इतना ही कहना है कि साफ सफाई का काम ये भगवान का काम है, ईश्वर का है। क्योंकि जो लक्ष्मी जी का वास होता है ना, वो साफ सुथरी जगह पर होता है, गंदी जगह पर नहीं होता है। इसलिए गंदगी नहीं। और मेरे बंधुगण, मेरे बहन जी और भाई साहब कई बार क्या करते हैं, गुटखा खाते आते हैं। एक मार था स्कूल में गयो तो गुटको खा रहे हो। मान लीजिए हम आपका स्कूल साफ सफाई देखना चाहते हैं, देख लो साहब बन्नाट से बोले भी जा रही उसको मुंडा में बन्नाट जो। मैंने कहा यार कोई गुटखा उटखा तो नहीं खाता? नहीं खाता, वो सफाई खा रखी है। मैं थूक के बताओ तो वो गुटको ही कटे बोले। मैंने कि भैया तू कहाँ कशा रखोगे तू साफ सफाई, गंदो करवाड़ो तो तू ही है। तो अब उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ उनको भी कि वह गुटखा खाकर विद्यालय में ना आए। उनके घरों में ही थूकते रहे, यहाँ नहीं, स्कूल परिसर में नहीं चलेगा। कोई मैं तो थूकूंगा ही नहीं, थूकूंगा तभी खा तो ना हो। मगर चोरा चोरी बिगड़ जाओ भाई, अच्छी चीज होगी जो मार साहब ही करे, मास्टर जी करे, मैं क्यों ना खाऊंगा। ये भी नहीं होना चाहिए, ऐसी मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से। और मैंने डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि भाई हर सप्ताह, जो सप्ताह का लास्ट दिन होता है, जो भी वर्किंग डे हो, कई बार शनिवार हो जाता है, कई बार शुक्रवार भी होता है, शनिवार की छुट्टी आ जाती है, जो भी लास्ट दिन होगा उसमें 7वीं क्लास से बड़े बच्चे प्लस सारा स्टाफ जिसे प्रिंसिपल भी हैं, सब मिलकर के अपने परिसर की सफाई करेंगे।
अंदर कमरों को भी करेंगे, परिसर की भी करेंगे, शौचालयों की भी करेंगे, सबकी करेंगे। अपना विद्यालय सब साफ सुथरा होना चाहिए, ये है, उसमें कमी नहीं होना चाहिए। मैं ये भी आग्रह करना चाहूँगा कि अपने जो छात्र छात्राएं हैं वो जूते चप्पल खोल करके आए और कमरे के बाहर ज़्यादा लाइन से लगाए। लाइन से लगता है जो दिखाई देता है तो क्या दिखाई देता है, यहाँ के बच्चे अनुशासित हैं, अच्छे बच्चे हैं। और यदि ऐसे ही फैले हुए देख रहते ना, ऐसे जैसे कहा बगदड़ मची और को जूता चप्पल छोड़ गया वैसे लगा छो, तो लगता है कि यहाँ के बच्चे अनुशासित नहीं है और यहाँ का स्टाफ भी अनुशासित नहीं है। और जब ये खुद ही अनुशासित नहीं है तो क्या पढ़ते होंगे, क्या पढ़ाते होंगे। और जब पहले ही पता चल जाता तो लगता है कि यहाँ का विद्यालय बहुत बढ़िया है। और शिक्षा के मंदिर में तो ये होना चाहिए कि गुरुजी भी उसी लाइन में अपने जूते चप्पल खोल के जाएं तो अच्छा लगेगा। ये मेरी एक निजी प्रार्थना आप सब लोगों से है। और मैं सबसे कह रहा हूं, हम सब राजस्थान में सब घुमंतु जाति के लोगों को निःशुल्क पट्टे देने वाले हैं। आपके आसपास कोई भी गाड़ियाला रहता हो, कंजर रहता हो, कालबेलिया रहता हो, सासी रहता हो, नट रहता हो, जोगीनाथ रहता हो, ऐसे 36 जातियां हैं लगभग। उन सब लोगों को आप आवेदन करवाएं, हम सब उनको निःशुल्क पट्टे देंगे ताकि वह भी अपना मकान बना सके। अब देख लो, जब घुमंतु लोगों की बारी आई तो तालियां थोड़ी धीरे बजी, कम बजी। मित्रों, ये जो लोग हैं ना, गाड़ियालोहार, कालबेलिया, नट, सांसी, ये हमारे पूर्वज जितने देशभक्त थे ना, उनसे ज्यादा देशभक्त थे। अब कह रहे हो यार ये मदन दिला और पागल हो गए। मैं पागल नहीं हुआ, मैं सही कह रहा हूं। क्योंकि जब हमारे देश की आजादी की बात आती थी और जिस समय मुगलों का अंग्रेजों का राज था, हमारे क्रांतिकारी लोग देश को स्वतंत्र कराने की लड़ाइयां लड़ते थे। कभी उनको बंद कर लेते थे, कभी फांसी दे देते थे, कभी वो देते थे। इनको बहुत परेशानी होती थी। तब ये उनको कमजोर करने के लिए उनके खजाने लूटा करते थे और खजाने लूट कर भी हमारे क्रांतिकारियों का सहयोग भी करते थे और खुद का परिवार भी चलाते थे। आतंक ये जो क्रांतिकारियों की गतिविधियों को आगे बढ़ाते थे। और मित्रों, धीरे धीरे ये रहा, लोगों ने सोचा कि ये तो चोरी करने वाले ही हैं। और उनकी जो जनरेशन है उसने भी सोचा शायद हमारा काम यही होगा, इसलिए उन कामों में लग गए। हमको चाहिए उनका इतिहास जान करके उनके बच्चों को एहसास करवाना चाहिए कि हमारे पूर्वज से भी तुम्हारे पूर्वज ज्यादा देशभक्त थे, इसलिए तुम्हारी ये हालत हो गई है। उनके पूर्वजों के बारे में ठीक प्रकार की जानकारी देना और फिर उनको गले से लगाना, साथ बिठाना और उनके साथ हम जैसे हमारे परिवार वालों के साथ व्यवहार करते हैं उस प्रकार का व्यवहार उनसे करना चाहिए कि हमारे देश के बड़े देशभक्त लोग हैं। और इसीलिए हमने सोचा कि राजस्थान के सभी घुमंतु लोगों को हम निःशुल्क आवासीय भूखंड देंगे और वो कहीं चलते फिरते भी हैं। ऊंट गाड़ी से या कोई ऊंट लेकर के भेड़े लेकर भी जाते हैं, तो आगे कोशिश कर रहे हैं उनके साथ साथ एक बस भी चलेगी जिसमें उनके बच्चे पढ़ते भी रहेंगे और माठ साहब पढ़ाते भी रहेंगे। ऐसे भी सोच रहे हैं ताकि उनके बच्चे भी अनपढ़ ना रहें। ये गलत तो नहीं होगा ना? तो ऐसी मत करिए बस में बैठ पाकर चक्कर में भी घूम तो जाती बन जाओ नहीं। तो ऐसा गरीब लोगों के कि उनके बच्चे भी पढ़ना चाहिए। कोई भी सरकार का उद्देश्य ये ध्येय है कि राजस्थान का कोई भी बच्चा अनपढ़ न रहे। हम सबको पढ़ाएंगे और इसलिए सभी बालिकाओं के लिए तो हमने कहा कि इनको निःशुल्क शिक्षा है, निःशुल्क शिक्षा है, सब प्रकार की व्यवस्था हम लोग करते हैं। तो आप सब लोगों को मैं बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं और जो यहाँ लोग पधारे उनका स्वागत भी करता हूं कि आप सब लोगों ने जो आज संकल्प किया है कि हम पॉलीथीन का उपयोग किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे और हमारे मोहल्ले में भी साफ सफाई रखेंगे। जो गंदगी फैलाएगा जबरदस्ती उसको भी टोकेंगे।
भाया और बड़ा आशा न करनो, गंदगी फैल जाओगी, माँ बीमार होगा, इनमें माछर भी आओगी, मक्खियाँ भी आओगी, मांदड़ भी घुस जाओगी और फिर माँ का घर में आओगी। और जो जहाँ ज्यादा गंदगी रहे ना कायो छुआ माखियाँ भी आओ, माखियाँ वहां से बैठ बाट घूमती घूमती माँ की रोटी पे भी जा बैठे छे, चून पे भी जा बैठे छे, फिर वो गंदगी ना अपने खाओ छा जो बीमार हो जाओ। और गंदगी में वह मलाई में भी बैठ रहा सके छे, कीचड़ में भी बैठ रहा सके छे। पता ना वो मक्खी का समझा थोड़ी रहा कि भाई तू वहीं बैठ रहा जे भाई, केला भाई बैठ रहा जे, मौसमी बैठ रहा जे, थोड़ी समझा रहा वह तुमको जैसे जहाँ बैठ रह जाओगे तो फिर वो जो उनका टांगड़ा में जो कान के लागे रहेगा थोड़ा बहुत बुरा वो आप रोटी में छोड़ जाओगे तो बीमार हो जाओगे। इसलिए कोई भी अपने मोहल्ले में गंदगी ना होने दें। कोई पड़ोसी भी करता है तो उसको भी टोकें, गंदगी नहीं भाई, गंदगी नहीं चाहिए। कोई पॉलीथीन ले चाहिए काम कर रहा है तो उसको प्रेम से समझाएं, भैया तू हमको क्यों बीमार करता है, हमारे यहाँ गंदगी क्यों करता है, इससे तो लोग मर जाते हैं, हमारी गौ माता को क्यों मारता है, उसको टोकना चाहिए। और कभी कभी कोई आपका स्वागत करने आए तो उसे कहो पॉलीथीन में लाया हो जो हम नहीं लेंगे। कोई आपको मिठाई भी देने आए तो पॉलीथीन की थैली में लाए तो नहीं। आपसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ पॉलीथीन की थैली से मंदिरों पर प्रसाद भी लेकर न जाएं, अच्छा रहेगा। यानी पॉलीथीन का कहीं उपयोग करना ही नहीं। पॉलीथीन से तो भगवान नाराज होते हैं। वो क्या सोचते हैं कितना हत्यारा है, मेरी माँ गौ माता को मारना चाहता है, मेरे बच्चे जो यहाँ रह रहे हैं उनको मारना चाहता है, तो भगवान भी नाराज होते, चाहे कितना ही उनका पूजा पाठ करना, कितना ही मिठाई चढ़ाना, लेकिन वो हमसे बोलते नहीं, लेकिन मन में सोच कर कहते हैं आ गया दुष्ट, अब पॉलीथीन में लेकर के लेके हमारे लोगों को मारेगा, मेरे बच्चों को मारेगा, मेरी गौ माता को मारेगा। क्योंकि सारे देवी देवताओं की भी माँ गौ माता है और इसको जगत जननी कहते हैं। हम सब की सृष्टि में भी जितने लोग जीव जंतु प्राणी इंसान और भगवान जितने हैं सबकी माँ है गौ माता। इसलिए गौ माता की हत्या का आरोप किसी के ऊपर लगता है या गौ माता हत्या का सहयोग करने में सहयोग होता है तो समझ लो कि वो गौ माता का हत्यारा है, जिसको गौ माता कभी माफ नहीं करेगी। गौ माता तो सबसे बड़ी, इसलिए तो माँ कहा हमने। हमारे वो एक दिन व्हाट्सएप पे आया था कि आजकल भैंस बहुत नाराज है। मैंने भी क्यों नाराज है, को भैंस जो कह रही कि मैं गाय से ज्यादा दूध देती हूँ, उसको माँ कहती हो तो मेरे को काकी तो कह दो, लेकिन ये भी नहीं बोलते मेरे को। तो गौ माता के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितना खाद्यान्न पैदा हो रहा हमारे यहाँ, उन खेतों में यदि गौ माता का गोबर और मूत्र हम डालते हैं तो बहुत अच्छा पैदा होता है। और आजकल तो लोग जैविक खेती का नाम दे दिया उन्होंने, पेस्टिसाइड मत डालो, रासायनिक खाद मत डालो, डीएपी यूरिया मत डालो, उसको डालो तो 2-3 साल तो हो सकता है कम फसल हो, लेकिन फिर बरकत घाटा से बहुत होती है। जो गेहूं यहाँ 2425 रुपए क्विंटल बिकता है और किसी जानकार को पता चले कि जैविक ये अनाज है तो 5000 रुपए क्विंटल में भी लेने को तैयार रहते हैं। ये है। अब लोग कहते जी हम तो गाय का दूध पीते हैं। मैंने कौन सी गाय का दूध पी के है भैया, कजमा की गाय को तो चपटो खानो उसको तो कैंसर हो। चपटे कंधे वाली गाय गाय नहीं है, हम गाय कहते हैं, वो वर्णशंकर औलाद है। और जो गाय असली गाय कौन सी है, जिसके कंधा ऊंचा रहता है, कंधा ऊंचा रहता है, वह अच्छी गाय है। उसके दूध पीने से हम हष्ट पुष्ट रहते हैं। और ऐसा कहते हैं कि भैंस का दूध तो बहुत खतरनाक है। मैंने एक से पूछा जी कैसे खतरनाक है, बोला बताओ, बताओ। तो वे 10 गायें ले आए और 10 भैंसे ले आए। उनमें से 2-4 भैंसियों के बच्चे थे जो ब्याह रही थी और गायों के भी बच्चे थे ब्याह रही थी। उसने क्या किया, दोनों के बच्चों को एक साथ छोड़ा। तो भैंस का बच्चा तो अपनी माँ को बहुत देर में ढूंढ पाया, 4-5 भैंसों के नीचे गया, और वो गाय का तो सीधा भागा और उसकी माँ के पास जाकर के दूध पीने लग गया। यानी उनमें पहचान करने की ताकत ज्यादा होती है, बुद्धि ज्यादा होती है। फिर उन्होंने कहा जी एक और करिश्मा बताएं। बताओ साहब। तो एक भैंस के बच्चे को पूरा दूध पिला दिया, पेट भर गया। इधर गाय के बच्चे को भी बहुत दूध पिला दिया, वो भी पेट भर गया। दोनों को एक साथ छोड़ा। थोड़ा भैंस का बच्चा तो जाकर बैठ गया और ऐसे ऊँगने लग गया, और भैंस का बच्चा ऊंची पूंछ करके भागता रहा, दौड़ता रहा, खुश हो रहा है, ऐसे हो रहा है।
यानी अपने बच्चों को ऊँगलियां बढ़ाना है तो भैंस का दूध पिलाना, चपटा कंधा होता है उस गाय का दूध पिलाना, और यदि अपने बच्चों को चंचल बनाना है तो कंधे वाली गाय का दूध पिलाना, बच्चे वैसे ही रहेंगे। फिर उन्होंने कहा जी जो प्रोग्रेस तो है ना, गाय का दूध पीने वाले ही करते। मैंने कैसे प्रोग्रेस करते? उन्होंने कहा जी गाय के बच्चे को आप क्या बोलते हैं? मैंने कि बछड़ा, थोड़ा बड़ा हो जाए तो मैंने केड़ा, और थोड़ा बड़ा हो जाए तो और नारक्यो, और उससे भी बड़ा हो जाए तो मैंने कहा बेल, और भैंस के को मैंने पाड़ा, तो थोड़ा बड़ा हो जाए तो पाड़ा, फिर बड़ा हो जाए तो मैंने पाड़ा, और बड़ा पड़ जाए तो मैंने कि पाड़ा। तो पाड़ा का पाड़ा ही रहा ना, ये दूध पीने वाले ने प्रोग्रेस करी हो। तो इसलिए गाय का ही दूध पीना, दूसरा दूध हो तो भले मत पीना भले, अच्छा है, पर गाय का ही पीना। अब आप समझोगे जी ये क्या होता है गाय का दूध। इसलिए हमारे पूर्वजों ने हमको क्या कहा, शाम को दीपक जलाया करो, शाम को दीपक जलाया। क्यों जलाएं दीपक? क्या होता है उससे? दीपक जलाने से यदि गाय का, उनका मतलब यही था गाय का घी से दीपक जलाया करो। गाय का से घी से जब दीपक जलाते हैं तो कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक बूंद घी से 1 टन ऑक्सीजन निकलती है। इसलिए वायुमंडल में हमको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, इसीलिए तो यज्ञ हवन ये सब कर्म करने की परंपरा हमारे यहाँ डाली है, क्योंकि वायुमंडल में अधिक से अधिक ऑक्सीजन चाहिए। पर मारो जैसे कहीं करते, दुकान पर जाओ, अरे वो पूजा को घी दीजिए 60 रुपए किलो। अब वो भगवान का अपमान करने के लिए हम घी जला रहे हैं। मत जलाओ, कौन कहता है 1 किलो जलाना है? 1 बूंद जलाओ, केवल 1 बूंद रोज, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन रहेगी। इसीलिए परंपरा डाली हमारे पूर्वजों ने। एक दिन मैंने गायत्री परिवार वालों को कहा कि सच बताइए जी ये क्या है? आप हवन करते हैं जो कई बार तो उनको पता नहीं था। मैंने कहा मैं ऐसा है तो उनका आज से शपथ लेते हैं, मैं जहां जहां जाऊंगा लोगों को कहूंगा चाहे दीपक में कम घी डालो, लेकिन डालना गाय का ही है, ताकि उससे पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। आप सब लोगों को मैं बधाई देता हुआ, धन्यवाद देता हुआ, और भगवान से मंगल कामना करता हुआ कि ये सब बच्चे उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए सफलता के उच्च शिखर को छुए। आप सबको नमस्कार, जय हिंद।